हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेक अभी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हम लोग एमएस एक्सेल सीख रहे हैं और यह आज एमएस एक्सेल का 8वां क्लास है, जिसके अंदर हम सैलरी शीट पार्ट 2 को कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 7 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो भी जाकर जरूर देखें। और आज की इस वीडियो में हम सैलरी शीट को कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में सैलरी शीट को बेसिक से बनाना सीखे थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी आप जाकर जरूर देखें। अगर आप भी एमएस एक्सेल को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आपको सही पार्ट मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। इससे हमें और भी वीडियो बनाने की उत्साह मिलती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में HRA तक निकाल लिया था। अब यहाँ पर हम इससे आगे का काम करने वाले हैं। तो इससे आगे हम यहाँ पर निकालने वाले हैं टीए को। अब टीए का मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, यानी कि जो भी कंपनी होता है वहाँ पर जो एम्प्लॉय होता है, कभी कभी उसको कंपनी के काम के लिए बाहर जाना पड़ता है, जहाँ पर उसको वहाँ पर ट्रैवलिंग के लिए पैसे लगते हैं। तो वहाँ पर जो ट्रैवलिंग अलाउंस होता है वो यहाँ पर एम्प्लॉय का फिक्स होता है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट के अनुसार, गवर्नमेंट के रूल के अनुसार यहाँ पर एक एम्प्लॉय को साल में 9600 ट्रैवलिंग अलाउंस हम दे सकते हैं। यानी कि अगर हम इसको मंथली कैलकुलेट करें तो यहाँ पर अगर हम 9600 देते हैं एक साल का, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 12 से, तो यहाँ पर हमारा एक महीने का निकल जाएगा, यानी कि 800 यहाँ पर महीना देंगे। अब यहाँ पर अगर किसी का भी टीए 800 मंथली होता है तो उसको टैक्स बेनिफिट मिलता है। यानी कि उसको, जैसे कि सरकार कहती है कि अगर आपका टीए 9600 तक है, यानी कि अगर 9600 होता है तो वहाँ पर टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अगर 9600 से जितना भी अधिक होता है साल का, तो वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग माइनस करके टैक्स लगता है। तो अगर हम यहाँ पर देना चाहेंगे 800, जैसे कि यहाँ पर हम 800 देना चाहेंगे तो 800 भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सबका सेम ही हो। यहाँ पर हो सकता है किसी का 800, किसी का 600, किसी का इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम निकालने वाले हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर फिर से यूज करेंगे यहाँ पर इफ फॉर्मूला का। इससे पिछली वीडियो में जो हमने यहाँ पर यूज किया था HRA के लिए, तो यहाँ पर क्या क्या था, जो स्किल पर्सन था उसको हम इतना % का जो HRA दिए थे। तो इसी प्रकार इसका हम टीए भी देने वाले हैं। तो यहाँ से इसको हम करेंगे कॉपी। तो इसको हम करते हैं सेलेक्ट, Ctrl+C कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर टीए वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको करना है Ctrl+V। जैसे Ctrl+V करेंगे तो आपके यहाँ पर देख सकते हैं सेम फॉर्मूला यहाँ पर आ चुका है। बस यहाँ पर मुझे परसेंटेज को चेंज करना है। तो अब यहाँ पर हम इसको चेंज कर लेते हैं, जिसकी स्किल पर्सन को हम देने वाले हैं 10%। तो यहाँ पर 50 की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे 10। अब यहाँ पर सेमी स्किल में 40% की जगह हम लिखने वाले हैं 8% का। तो यहाँ पर हम 8 लिखेंगे और यहाँ पर जो अनस्किल होगा यहाँ पर हम लिखने वाले हैं 6%। तो यहाँ पर हम 6 कर देते हैं और यहाँ पर हम परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे कुछ इस तरह से। ओके, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेमी स्किल रहेगा उसको मिलेगा 8% का, जो स्किल पर्सन रहेगा उसको 10% का, और जो अनस्किल रहेगा उसको 6% का टीए मिल जाएगा। अब हम एंटर बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे तो अब यहाँ पर जो इसका टीए है वो निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे कॉर्नर पे और ऑटोमेटिक यहाँ पर सबका टीए आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो टीए आया है वो 3000 आया है। तो यहाँ पर अगर हम 3000 को गुना कर दें, यहाँ पर हम गुना करते हैं 12 से, तो यहाँ पर क्या आ गया 36,000, यानी कि एक साल का ऐसा कितना हो गया 36,000 हो गया। अब यहाँ पर अगर इसका एक साल का 36,000 हो गया तो मंथली निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको करेंगे और माइनस करेंगे 9600, क्योंकि जो गवर्नमेंट का रूल होता है वो 9600 आप दे सकते हैं। एंटर को प्रेस करेंगे तो इसका कितना आ गया 26,400। तो अब जो यहाँ पर इसका टैक्स लगेगा वो इतना पर ही लगेगा। ओके गाइस, आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पर हम डीए निकालने वाले हैं। तो डीए का मतलब होता है महंगाई भत्ता, यानी कि कभी कभी मार्केट में जब महंगाई बढ़ जाती है तो एम्प्लॉय को स्टेबल रहने के लिए उसकी सैलरी में यहाँ पर डीए को भी ऐड किया जाता है, यानी कि मंथली उसको डीए मिलता है ताकि वो महंगाई से बच सके। तो यहाँ पर जो इसका डीए निकलेगा वो यहाँ पर एफबी पर निकलेगा, यानी कि फिक्स्ड बेसिस पे निकलेगा। अब यहाँ पर जैसे कि इक्वल टू का सिंबल देंगे और यहाँ पर हम E2 को करेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे और यहाँ पर 6% देंगे, यानी कि अगर हम 6% का डीए देने वाले हैं तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से दे सकते हैं। एंटर को जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पर इसका डीए आ जाएगा। डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर सबका डीए ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके गाइस, अब यहाँ पर ये लेकिन सही तरीका नहीं होता है, क्योंकि जो डीए होता है वो कभी कभी जो होता है एम्प्लॉय को उसकी सैलरी की हाफ मिलती है, यानी कि इसकी सैलरी 30,000 है तो एनुअली इसको 15,000 यहाँ पर डीए मिलना चाहिए। तो इस तरह से हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे इसका भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसको हम करते हैं डिलीट। तो यहाँ पर हम इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे और यहाँ पर हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद यहाँ पर हम सीएम बेसिस करेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद इसकी सैलरी 30,000 है तो इसको हमको हाफ करना है। तो हाफ करने के लिए हम यहाँ पर डिवाइड का सिंबल लगाएंगे और यहाँ पर 2 को टाइप करेंगे। इससे क्या होगा, इसकी हाफ सैलरी आ जाएगी। अब ये तो हाफ सैलरी आ गई,
यानी कि एक साल में इसको यहाँ पर 15,000 देना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर हम मंथली निकाल रहे हैं, तो इसको हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इसको पूरे को डिवाइड कर देंगे हम 12 से, यानी कि एक साल में 12 महीने होता है, तो यहाँ पर एक महीने का निकल जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल हमने क्या किया, इसकी सैलरी का सबसे पहले हाफ किया, हाफ करने के बाद यहाँ पर हम 12 से डिवाइड कर दिया। तो इससे क्या होगा, इसका एक महीने का आराम से निकल जाएगा। इंटर को प्रेस करेंगे और यहाँ पर इसका जो है 1250 यहाँ पर डी आ चुका है। डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर सबका ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पर डेसिमल को हटाना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे नंबर्स वाले सेक्शन में, यहाँ पर डिक्रीज डेसिमल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर 2 अंक यहाँ पर ले लेंगे। तो यहाँ पर हम करते हैं सेलेक्ट और यहाँ पर हम 2 अंक ले लेंगे। ओके गाइस, तो अब यहाँ पर आपको समझ आ चुका होगा। सबसे पहले यहाँ पर हमने इसकी सैलरी को हाफ किया, हाफ करने के बाद यहाँ पर हमने इसको 12 से डिवाइड कर दिया। ओके, अब यहाँ पर हम निकालने वाले हैं ग्रोस सैलरी। अब ग्रोस सैलरी क्या होता है, जब आप यहाँ पर किसी भी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पर आपका इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू के टाइम में आपको बताया जाता है कि आपका ग्रोस सैलरी कितना होने वाला है। यानी कि ग्रोस सैलरी वो सैलरी होती है, इसमें आपका किसी भी तरह का डिडक्शन नहीं होता, यानी कि किसी भी तरह का पीएफ नहीं करती है, पीटी नहीं करती है। तो यहाँ पर ग्रोस का मतलब ही होता है कि बिना कुछ डिडक्शन किए हुए आपकी जो सैलरी होगी यहाँ पर इतना होने वाला है। क्योंकि जो ग्रोस सैलरी होती है वो अलग होती है और नेट सैलरी अलग होती है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि ग्रोस सैलरी हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको प्लस करना है। तो यहाँ पर हम इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे और यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे सम का, SUM। जैसे सम देंगे तो आपके सामने यहाँ पर नीचे सम आ जाएगा और टैब को प्रेस कर देंगे। टैब को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको CM बेसिस से लेकर यहाँ तक आपको सिलेक्ट कर लेना है। ओके, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और यहाँ पर एंटर को प्रेस कर देंगे। जैसे एंटर को प्रेस करेंगे तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी ग्रोस सैलरी यहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ से 30,000, यहाँ पर 15,000, यहाँ पर 3,000, यहाँ पर 12,500 यहाँ पर ऐड हो चुका है और यहाँ पर इसकी सैलरी यहाँ पर आ चुकी है। ओके, अब यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर सबका ग्रोस सैलरी आ जाएगा। तो यह जो ग्रोस सैलरी होती है आपको इंटरव्यू के टाइम बताया जाता है कि आपकी सैलरी इतनी होने वाली है। बाद में इसमें पीएफ भी करता है और यहाँ पर पीटी भी करता है। अब हम समझते हैं पीएफ के बारे में। तो पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड। तो सरकार ने एक एक्ट पास किया था 1956 एक्ट। इसके अकॉर्डिंग किसी भी कंपनी, जो कंपनी रजिस्टर्ड है, यानी कि किसी भी रजिस्टर्ड कंपनी में अगर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय वर्क करता है तो वहाँ पर उसको पीएफ भरना नेसेसरी है। तो अब पीएफ का मतलब होता है कि जो एम्प्लॉय उसका पीएफ भरता है तो डायरेक्ट वो एम्प्लॉय को ही फायदा होता है। अब पीएफ किस बेसिस पे होता है, यानी कि जो यहाँ पर एफडी निकलती है, फिक्स बेसिस यहाँ पर जो निकलती है, अगर यहाँ पर किसी की सैलरी 15,000 से ज़्यादा होती है तो वहाँ पर उसको 1,800 पीएफ भरनी पड़ती है। अगर 15,000 से कम होती है, यानी कि 15,000 से कम होती है, तो उसको यहाँ पर 12% की भरनी होती है, क्योंकि वो उतना अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर जो 15,000 होती है, 15,000 नहीं, यानी कि 15,001, यानी कि 15,000 के अगर ऊपर होती है तो वहाँ पर उसको 1,800 भरना पड़ता है। और 15,000 से नीचे होगी तो उसको अपनी सैलरी की 12% यहाँ पर भरना होता है। अब पीएफ का यूज कहाँ होता है, अब यहाँ पर सरकार का कहना है कि जब कंपनी में कोई एम्प्लॉय वर्क करता है, अब वो जब रिजाइन देता है, यानी कि उसका रिटायरमेंट होता है, तो उसके बाद वो अर्निंग लेस हो जाता है, यानी कि उसकी अर्निंग यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो वहाँ पर कुछ पैसा उसका यहाँ पर जमा रहे, तो यहाँ पर जो भी पैसा जमा होता है वो बाद में फिर एम्प्लॉय को ही दिया जाता है। या फिर आप चाहे तो इसको 6 महीने के बाद यहाँ पर आसानी से आप निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर किसी का पीएफ 3,000 है तो 3,000 तो उसका पीएफ हो गया, लेकिन इसके ऊपर 3,000 यहाँ पर फिर से जो ओनर होगा वो भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि 3,000 ऊपर से वो भी यहाँ पर देगा। तो इसको जो मंथली मिलने वाला है 3 और 3 6,000 यहाँ पर मंथली मिलने वाला है। तो 6,000 इसका मंथली यहाँ पर सेव होगा और ये चाहे तो 6 महीने के बाद ये आसानी से निकाल सकता है, लेकिन 6 महीने से पहले यहाँ पर यह नहीं निकाल सकता है। अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो गई तो 6 महीने के बाद आसानी से निकाल सकता है, बाकी ये रिटायरमेंट के बाद यहाँ पर उसको पे कर दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर निकलता है। तो यहाँ पर हम निकालना सीखेंगे कि कैसे हम पीएफ को निकाल सकते हैं। तो पीएफ निकालने के लिए हम सिंपल यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 कंडीशन है। अब पहला कंडीशन, अगर किसी का भी यहाँ पर एफ यानी कि फिक्स बेसिस 15,000 से ज़्यादा होती है तो उसको 1,800 की यहाँ पर पीएफ भरनी पड़ेगी। यदि किसी की भी 15,000 से कम होती है तो उसको उसकी सैलरी की 12% यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू और यहाँ पर हम इफ को टाइप कर लेंगे। इफ को टाइप कर लेने के बाद यहाँ पर हम टैब को प्रेस करेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम E2 करेंगे सेलेक्ट, E2 इज ग्रेटर देन, इस बार आपको इज इक्वल टू नहीं लिखना है, बस यहाँ पर ग्रेटर देन, यानी कि 15,000 भी नहीं होनी चाहिए, 15,000 से ऊपर। तो E2 इज ग्रेटर देन 15,000, तो यहाँ पर हम 15,000 टाइप करेंगे। अब यहाँ पर लॉजिक टेस्ट में कहता है कि अगर यह बातें सत्य हो जाए, वैल्यू इफ ट्रू, कोमा लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये लॉजिक सही होती है, यानी कि अगर E2 की वैल्यू 15,000 से ज़्यादा होती है तो आप क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे इस पर यहाँ पर 1,800 को यहाँ पर सिंपल
यहाँ पर पीएफ लग जाएगा। सिंपल आपको 1800 टाइप करना है और यहाँ पर कुछ फॉर्मूला आपको नहीं लगाना है। फिर से हम कोमा टाइप करेंगे, यानी कि यहाँ पर आप जो बच गया, आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं इफ लगा के फिर से E2 टाइप कीजिए और यहाँ पर फिर से फॉर्मूला को टाइप कीजिए, लेकिन ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होगा। यहाँ पर आप सिंपल अब एक ही बचा है तो आप यहाँ पर सिंपल लिख सकते हैं कोमा E2, जैसे कि यहाँ पर E2 करेंगे सेलेक्ट और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 12 और यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। अब यहाँ पर इसका मतलब हो गया, अगर E2 की वैल्यू 15,000 से ज़्यादा होती है तो 1800 यहाँ पर आ जाएगा। अगर कम होती है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं वैल्यू इफ फॉल्स। वैल्यू इफ फॉल्स का मतलब अगर ये बात गलत हो जाती है तो आप यहाँ पर क्या करने वाला है, तो हमने कहा अगर ये बात गलत हो जाती है तो E2 के ऊपर 12% का टैक्स लग जाए। अगर यहाँ पर 15,000 नहीं हो, यानी कि 15,000 से ऊपर नहीं हो, तो इसके ऊपर 12% कैलकुलेट करके यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर को प्रेस करेंगे। जैसे एंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका 1800 आ चुका है, क्योंकि इसकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है। फिर से हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबका आ चुका है। यहाँ पर अब यहाँ पर आप जैसे देखेंगे कि 1200 है तो 1200 का पीएफ हो गया और यहाँ पर ओनर भी इतना ही पे करने वाला है, यानी कि 1200 ओनर ही कंट्रीब्यूट करने वाला है। तो ये कितना हो गया 2400, तो यहाँ पर 2400 इसका मंथली यहाँ पर पीएफ मिलने वाला है। तो इसी को लोग बोलता है कि इसको डबल मिल रहा है। तो डबल का मतलब यही होता है कि यहाँ पर पीएफ, यहाँ पर वो भी पीएफ भी करता है और यहाँ पर जो इसका ओनर होता है वो भी इसको पे करता है। तो इस तरह से इसका मंथली यहाँ पर पीएफ आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम समझते हैं पीटी, यानी कि पीटी का मतलब होता है प्रोफेशनल टैक्स। अब प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पर प्रोफेशनल इंप्लॉय के लिए होता है। यहाँ पर जो स्किल पर्सन होगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर जो स्किल पर्सन होगा उसके लिए यहाँ पर लागू होता है, जो अनस्किल होता है उसके लिए यहाँ पर लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर हम कैसे वर्क करने वाले हैं, लेकिन इसका एक रूल होता है। तो यहाँ पर रूल क्या है, अगर आपका 10,000 से ज्यादा है तो आपको 200 रुपये मंथली पे करना पड़ेगा, और यदि आपको 7500 से ज्यादा है तो आपको यहाँ पर 175 रुपये मंथली पे करना पड़ेगा। और ये टैक्स आपको सीधा गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है और यहाँ पर आपका स्टेट गवर्नमेंट इसको कलेक्ट करती है। ओके, तो यहाँ पर हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर इक्वल टू टाइप करेंगे और यहाँ पर हम इफ लगाएंगे। इफ लगाने के बाद यहाँ पर हम टैब बटन को प्रेस कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर लॉजिक टेस्ट देने वाले हैं। तो लॉजिक टेस्ट में क्या देने वाले हैं, इफ L2, अगर L2 की वैल्यू बड़ी हो यहाँ पर 10,000 से, यहाँ पर 10,000 लिखेंगे और यहाँ पर कोमा लगाएंगे। वैल्यू इफ ट्रू, यहाँ पर क्या कहता है कि अगर L2 की वैल्यू 10,000 से ज़्यादा हो तो क्या होना चाहिए। तो अगर यह बात सत्य होती है तो यहाँ पर 200 की यहाँ पर टैक्स इसको पे करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर फिर से हम कोमा लगाएंगे क्योंकि हमारे पास दो कंडीशन है। तो यहाँ पर हम फिर से कोमा लगाएंगे और यहाँ पर हम इफ टाइप करेंगे। इफ टाइप करने के बाद यहाँ पर फिर से आपको टैब बटन को प्रेस करना है और यहाँ पर फिर से आपको L2 को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको देना है ग्रेटर देन और यहाँ पर 7500 लिखना है। तो यहाँ पर 7500 लिखने के बाद यहाँ पर फिर से कोमा लगाएंगे। वैल्यू ऑफ ट्रू, यानी कि अगर यहाँ पर 7500 से ज़्यादा हो तो क्या करने वाले हैं, तो अगर 7500 से ज़्यादा हो तो यहाँ पर हम 175 रुपये देने वाले हैं। तो यहाँ पर हम 175 रुपये टाइप कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पर फिर से हम कोमा लगाएंगे, यहाँ पर हम 0 को टाइप कर लेंगे क्योंकि दो ही कंडीशन है हमारे पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो L2 है, अगर 10,000 से कम होगी तो 200 रुपये, अगर 7500 से कम होगी तो 175 रुपये। ओके, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और यहाँ पर हम फिर से एंटर को प्रेस करेंगे। जैसे एंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 200 आ चुका है। हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबका 200 आ जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर एक बात यहाँ पर गौर करने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, जो यहाँ पर अनस्किल पर्सन है उसको भी यहाँ पर 200 यहाँ पर आ चुका है, लेकिन यहाँ पर इसका 200 नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ये अनस्किल है। अब इस कंडीशन में क्या करने वाले हैं, फॉर्मूला को एडिट करेंगे, लेकिन हम इस दोनों को एडिट नहीं करेंगे, सिंपल हम सब इस पूरे फॉर्मूला को ही एडिट करेंगे। तो अब यहाँ पर आपको पूरे फॉर्मूला को ही एडिट करना है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे एडिट, सिंपल आपको यहाँ पर क्या करना है, इफ से पहले आपको फिर से लगाना है इफ। तो यहाँ पर हम इफ लगाते हैं और यहाँ पर टैब को प्रेस करेंगे। टैब को प्रेस करने के बाद यहाँ पर देंगे, अगर यहाँ पर इस बार हम जाएंगे इस बार हम जाएंगे स्टेटस में। तो अगर यहाँ पर हम जाते हैं इस तरह से स्टेटस, अगर D2 की वैल्यू, यहाँ पर अगर D2 की वैल्यू सिंपल यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए D2, अगर D2 की वैल्यू बराबर हो, किसके बराबर हो, अनस्किल के, तो यहाँ पर हम डबल कोलन लिखेंगे अनस्किल। तो यहाँ पर हम अनस्किल लिख देते हैं, फिर हम डबल कोलन को यहाँ पर बंद कर देंगे कुछ इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर हमने कहा अगर D2 की वैल्यू अनस्किल हो तो कोमा लगाएंगे। तो इस पर क्या होना चाहिए, तो इस पर होना चाहिए 0। तो यहाँ पर हम 0 टाइप करेंगे और यहाँ पर फिर से हम कोमा लगा देंगे। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा बताऊँ उस फॉर्मूला को। तो यहाँ पर आप देखिए इफ D2 इज इक्वल टू अनस्किल, यानी कि अगर स्टेटस में अनस्किल होगा तो उसको यहाँ पर 0 देगा। फिर अगर यहाँ पर 0 नहीं हो, वैल्यू फॉल्स में क्या हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर वर्क कर जाएगा। ओके गाइस, यहाँ पर हम एंटर को प्रेस करेंगे और यहाँ पर फिर से हम डबल क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका और इसका 0 आ चुका है क्योंकि ये दोनों अनस्किल था। ओके गाइस, आई होप यहाँ पर आपको पीटी समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पर हम समझने वाले हैं नेट सैलरी को। तो नेट सैलरी यहाँ पर आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है। तो यहाँ पर हम जैसे नेट सैलरी कैसे निकालते हैं, जो हमारा इन हैंड सैलरी होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्रोस सैलरी को यहाँ पर ग्रोस सैलरी में से हम इस दोनों को माइनस कर देंगे।
तो यहाँ पर हम इज इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे और यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पर हम इसको करेंगे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर माइनस का सिंबल लगाएंगे और फिर से हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर M2 को सिलेक्ट करना है यानी कि PF को सिलेक्ट करना है और फिर से आपको प्लस देना है और यहाँ पर आपको PT को सिलेक्ट करना है यानी कि N2 को सिलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे तो इससे क्या होगा, यह दोनों चीज़ प्लस होके यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं बोर्ड मास के अनुसार। तो यहाँ पर ये दोनों प्लस करेगा, प्लस करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ से ग्रोस सेल में से ये दोनों एक साथ ही माइनस हो जाएगा। एंटर को प्रेस करेंगे, फिर से हम एक्सपेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसका जो टोटल सेल यहाँ पर आ चुका है। डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर सबका सेल आ चुका है। इस दशमलव को हटाने के लिए यहाँ पर हम करेंगे, इसको कम कर देते हैं कुछ इस तरह से। ओके, इसको हम 0 कर लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको फॉर्मेटिंग दे देते हैं, इसको करेंगे सेलेक्ट और यहाँ से आपको सेंटर कर देना है। ओके गाइस, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी नेट सैलरी यहाँ पर आ चुकी है और ये जो सैलरी है इसको इन हैंड मिलने वाली है। तो यहाँ पर पार्ट 8 यहाँ पर खत्म होता है, लेकिन यहाँ पर एक बात बची है, यहाँ पर आपको जो पी डेज निकलेगा और यहाँ पर जो ओवर टाइम निकलेगा। तो यहाँ पर जो परसेंटेज डे होगा ये हम निकालने वाले हैं अगले पार्ट में, यानी कि अटेंडेंस शीट यहाँ पर हम अगले पार्ट में निकालने वाले हैं। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आगे का पार्ट आपको मिल सके। तो आई होप यहाँ पर आप सैलरी शीट बनाना सीख चुके होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक जरूर करें, नीचे कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।